बस बुक की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात बाबू आपको पहले बता दूँ, जितने दिन भी मैं आपको पढ़ाऊँगा आपको बुक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बुक मैं बोलता हूँ साथ, ठीक। बुक की ज़रूरत आपको सिर्फ तब पड़ेगी जब आपको मैं कोई न्यूमेरिकल वगैरह करने के लिए, ठीक है। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो। एंड प्लीज़ बी फ्रैंक विद मी, जो भी प्रॉब्लम है साफ कहना है कि सर बता दो, ठीक है। थोड़ा सुना होगा मेरे बारे में, मामला थोड़ा हाथ वाथ का ज़्यादा चलता, लेकिन कोई बात नहीं, बेवजह नहीं चलता, ठीक है। पढ़ो, पढ़ाई में ध्यान दो, मैं, ठीक है। चलो मुझे बताओ क्या होती है ग्रेविटी, क्या कह सकते हैं? पढ़ा होगा 6 to 8 में भी हम पढ़ते हैं ग्रेविटी के बारे में बेटे। चीज़ को बता बेटा खड़े होकर आंसर देते हैं अनस। किसी चीज़ की वेलोसिटी बताना नहीं, और कोई क्या होती है ग्रेविटी? अच्छा एक बात बताओ, ये हमारी अर्थ है ना। अर्थ पे उज़ैफ यहाँ पे खड़ा हुआ है, उज़ैफ कहाँ पे खड़े होंगे? अर्थ के ऊपर ही तो खड़े हो यार, यहाँ थोड़ी होंगे हम अर्थ के ऊपर हैं, तुम यहाँ पर है, ठीक है। उज़ैफ ने एक बॉल उछाल ली ऊपर की तरफ, ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, चली गई। कहाँ गई फिर वो बॉल? वो फिर बॉल कहाँ गई? नीचे आएगी। श्योर? कौन कौन कहता है नीचे आएगी? सब कहते हैं नीचे नहीं आएगी। शाबाश, नीचे नहीं आएगी, कहाँ चली जाएगी? हाँ, कहाँ चली जाएगी? अरे नीचे आएगी भाई, नीचे आएगी। लेकिन ऐसा क्यों है कि वो नीचे आई? कोई तो पावर होगी ना जो इसको अट्रैक्ट कर रही होगी। कोई तो पावर होगी जो इसको अट्रैक्ट कर रही होगी। दैट पावर इज ग्रेविटी, दैट पावर इज ग्रेविटी, दैट फोर्स। एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी चीज़ को खींचना हो अपनी तरफ तो मैं कैसे खींच सकता हूँ? अगर मुझे किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना है तो मैं कैसे खींचूंगा? फोर्स लगाऊंगा ना, ताकत लगाऊंगा ना। तो अर्थ ने भी तो कोई ऐसी ताकत लगाई होगी जिसने उस बॉल को वापस खींच लिया, नहीं तो वो बॉल बाहर भी जा सकती थी। इतनी ऊंची उछाल देते हैं हम लोग, तो किसी बड़ी से बड़ी मशीन से भी उछाल ले तो भी वापस आएगी। तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा जो अर्थ का काम कर रहा होगा, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्शन पावर ऑफ अर्थ। वो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ वापस क्या कर लेती है? अट्रैक्ट कर लेती है। सर फिर रॉकेट तो बाहर निकल जाते हैं। सर कौन से रॉकेट बाहर चले जाते हैं? एस्ट्रोनॉट, जो एस्ट्रोनॉटिकल रॉकेट्स होते हैं जिसमें कल्पना चावला गई थी, वो कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं ना। किसके बाहर चले जाते हैं? अर्थ से बाहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मून पर जाते हैं ना, मून पर जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स। तो फिर वो वापस क्यों नहीं आता अपने आप? उसे अट्रैक्ट क्यों नहीं करती? ग्रेविटी की पावर से ऊपर चला जाता है सर। ग्रेविटी की पावर से ऊपर कैसे चला जाता है? वही तो बात है, बॉल तो जा नहीं पाई, फिर रॉकेट कैसे चला गया? और रॉकेट तो बहुत भारी था, वो कैसे चला गया? दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। वो किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। क्या होता है, अर्थ की जो हम जिसमें रहते हैं वो अर्थ का एटमोसफियर है। हम जिसमें रहते हैं वो क्या है? अर्थ का एटमोसफियर। उसके ऊपर भी अर्थ के बहुत से स्फीयर्स काम करते हैं। अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर एक लिमिट तक ही काम करती है। अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर के अंडर तक ही हम अपनी बॉल उछाल पाते हैं। हम इतनी ऊंची बॉल कभी भी नहीं उछाल सकते जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर के पार चली जाए, पहली बात। दूसरी बात, अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर से बाहर निकलने के लिए लगभग 11 किलोमीटर पर आवर की कॉन्टिन्यूअस स्पीड चाहिए। 11 किलोमीटर पर आवर की कॉन्टिन्यूअस स्पीड चाहिए जो कभी भी डिक्रीज ना हो। जब आप बॉल उछालते हो तो उस टाइम, अब आपने यहाँ से बॉल उछाली, अर्थ से यहाँ से बॉल उछाली, इस टाइम हो सकता है इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रही हो, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचेगी ना ऊपर, और जब बिल्कुल लास्ट में यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ तक बेटा 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने इस बात का ध्यान दिया है या नहीं दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई चीज़ हम अर्थ से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक पोजीशन ऐसी आ जाती है जिसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, उस पर जाके वो रुकती है,
फिर वहां से नीचे आना शुरू करती है। कभी ऐसा नोट किया? यस सर। चाहे 1 सेकंड के 1000 में इससे के लिए रुकी हो, लेकिन रुकी भी महसूस होती है कि रुक गई वहां, अब आएगी नीचे, उसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। उस मैक्सिमम हाइट तक से ऊपर अगर यहां तक भी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर बनी रहती, यहाँ भी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर बनी रहती, तो ये डेफिनेटली अर्थ की ग्रेविटी से कहाँ निकल जाती? बाहर। और अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के बाद कोई भी चीज़ अगर आएगी तो किस में पहुंच जाएगी? वो यूनिवर्स में पहुंच जाएगी या नहीं पहुंच जाएगी? ऊपर पहुंच जाएगी। कभी ऐसा देखा कि जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह रॉकेट में दिखाई देते हैं वो तैर से रहे होते हैं उसमें? देखा कभी डिस्कवरी वगैरह है? क्यों तैर रहे होते हैं? क्योंकि अर्थ के बाहर कोई ग्रेविटी नहीं है। अर्थ के बाहर कोई ग्रेविटी नहीं है। देयर इज नाइदर ग्रेविटी आउटसाइड ऑफ द अर्थ। अर्थ के बाहर कोई ग्रेविटी नहीं। लेकिन जब वो मून पे जाते हैं, अगर ग्रेविटी नहीं है अर्थ के बाहर, तो मून पे तो उनके पाँव हवा में होने चाहिए, लेकिन मून पे जाने के बाद वो फिर से यहाँ टिक जाते हैं। तो यानी कि मून के पास भी क्या है? ग्रेविटी। उनके पास भी क्या है? ग्रेविटी। लेकिन अगर आप अर्थ पे जंप ले रहे हो तो भाई इतना ही ले पाओगे, लेकिन इतना ही जंप अगर मैंने मून पे लिया होता ना, मैं पक्का इसमें टकराता। तो यानी कि ग्रेविटी तो है, लेकिन ग्रेविटी में क्या है? डिफरेंस है। ग्रेविटी में क्या है? डिफरेंस है। मून की जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी ऑफ मून, is 1/6 of Earth. मून की जो ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी मून अर्थ की ग्रेविटी की कितनी होती है? 1/6। कितनी होती है? 1/6, यानी कि 6 डिविजिबल, यानी कि उससे 6 गुना कम। 6 गुना कम। डिवाइड कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं। मल्टीप्लाई जब करते हैं तब कोई चीज़ ज़्यादा होती है, डिवाइड जब करते हैं तो कोई चीज़ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है? चलो कोई नहीं। हाँ, आगे ध्यान देंगे। अब ये कैसे कैसे ये चीज़ें कैसे पता चली, उसके लिए हम थोड़ा सा लेकर चलेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा मास क्या होता है? मास किसी चीज का वजन। अब इस बच्चे ने कहा था वेट ऑफ एनीथिंग। मुज़क्किर ना, मुज़क्किर जी सर। वेट ऑफ एनीथिंग, हाँ ठीक है ना। अगर मैं कहूँ मास, बैठ जाओ, अगर मैं कहूँ मास और वेट, तो इसका मतलब तो ये दोनों एक ही चीज हुई। इसका मतलब तो मास और वेट एक ही चीज हुई ना? नहीं, ऐसा हम सिर्फ 8 तक पढ़ते हैं, दैट मास एंड वेट आर सेम। ऐसा कुछ नहीं होता। मास इज डिफरेंट एंड द वेट इज डिफरेंट। कैसे? रेलवे स्टेशन पे जाके वो जो मशीन होती है 1 रुपये का सिक्का डाल के जिसमें वो निकलता है ना टिकट सा, उसमें वजन लिखा हुआ आता है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा होता है गोल गोल। वो किस किस ने किया हुआ है? किसी ने किया? रेलवे स्टेशन पे मशीन तो देखी होगी। रेलवे स्टेशन पे कैसी मशीन सी नहीं लगी रहती, उसमें लाइट सी जलती रहती है, उसमें ऐसे खड़े हो जाओ, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालो, एक टिकट निकल के आया, उसमें आपका वो लिखा होता है वजन। देखा? करा कभी उसको? वो आपका वेट होता है, वो आपका मास नहीं होता। मास एंड वेट आर टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मास एंड वेट आर टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। कैसे? कोई बच्चा इधर आ जाओ मेरे पास, मुझे यहाँ खड़े लोग कैमरे के। ये बच्चा जितनी जगह घेर रहा है, इस बच्चे का शरीर जितनी भी जगह अर्थ पर, हम खड़े तो अर्थ पर ही है, अर्थ पर घेर रहा है, दैट इज मास। दैट इज मास। मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी की बॉडी का वो ऑब्जेक्ट जितनी जगह वो अर्थ पर घेर ले वो उसका क्या है? मास है। बट वेट क्या है? जिस फोर्स से ये अर्थ को दबा रहा है ना, वो उसका वेट है।
तो वेट अपने आप में क्या होता है? फोर्स होता है। वेट अपने आप में क्या होता है? फोर्स। मास कोई फोर्स नहीं होता। समझ में आई मेरी बात? तो इसलिए मास हमेशा किस में होगा? केजी में, किलोग्राम में या ग्राम में। जबकि वेट हमेशा किस में होगा? न्यूटन में होगा। किस में होगा? न्यूटन में। ये क्या चक्कर है सर? ठीक है, तो हम जितनी भी जगह अर्थ पर लेते हैं, हमारी बॉडी जितनी भी जगह घेर रही होती है, सिर्फ वही हमारा मास होता है। फिर वही हमारा क्या होता है? मास। लेकिन हम अर्थ पर कितना प्रेशर डाल रहे हैं वो हमारा क्या होता है? वेट। हमारा क्या होता है? वेट। आई बात समझ में? एक सिंपल सी बात ये है, द फोर्स बाय विच वी एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड आवर वेट। वो हमारा वेट है। तो जब आप डॉक्टर के जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या भाई, डॉक्टर के तो खड़ा होगा सबने, मशीन पे ऐसे खड़ा होगा, वो देखा होगा ना वेट है। डॉक्टर क्या कहता है? आपका वेट कितना है? 70 kg। झूठ, उसे डॉक्टर को ही नहीं पता वेट। फिर वेट तो केजी में हो ही नहीं सकता, वेट तो केजी में हो ही नहीं सकता बाबू। तो इसलिए उसने आपको क्या बताया है? आपका मास। उसने आपको आपका क्या नहीं बताया? वेट नहीं बताया। क्योंकि अगर वेट बताता तो वो किस में होता? न्यूटन में। किसमें होता है? न्यूटन में। मास किसमें होता है? केजी में। हम क्या कहते हैं? 64 kg। तो वो मास हुआ या न्यूटन वेट हुआ? मास हुआ। सर इसके अलावा सर जो स्केल होता है सर, उस पर लिखा होता है वेट स्केल। तो सर कंपनी को भी नहीं पता है। पता सबको है, ठीक है, लेकिन सब जो है ना उसकी यूनिट हमें सही नहीं बता रहे। हमने यूनिट तय कर ली अपने दिमाग में, हमने यूनिट क्या तय कर ली? किलोग्राम में ही होगा, लेकिन होना किस में चाहिए? न्यूटन में होना चाहिए। तो फिर या तो उसको न्यूटन में बताएं। अब आप टेम्परेचर की बात कर लो, टेम्परेचर में बहुत जगह लिखा होता है। मैंने एक जगह देखा, एक बच्चे के यहाँ क्लॉक थी। आजकल तो क्लॉक ऐसी ऐसी आ गई, वो इलेक्ट्रिक क्लॉक आ गई, तो उसमें वो भी आती है डेट भी। तो उसमें डेट लिखी हुई थी 25 अक्टूबर 2020, और यहाँ छोटा सा ऊपर लिखा हुआ था 84 डिग्री। तो ये क्या है? टेम्परेचर। ये क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर लिखा हुआ था। तो टेम्परेचर कहाँ में होता है? सेल्सियस में। सेल्सियस में होता है ना। तो ये 84 डिग्री सेल्सियस, बेटा 40 डिग्री सेल्सियस में तो आग लग जाती है। उनके घर का टेम्परेचर 84 डिग्री सेल्सियस था क्या? नहीं, ये फ़ारेनहाइट में। इसमें है फ़ारेनहाइट में। मैं आपको ये बताता हूँ, एक फॉर्मूला आता है। आपने मैथ में चैप्टर करा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जो थर्ड एक्सरसाइज है ना, थर्ड एक्सरसाइज में जो 7वां क्वेश्चन है उसको फॉर्मूला पे लिखा होगा, ये फॉर्मूला f = 9/5c + 32। ठीक है, बराबर है। ये फॉर्मूला लिखा होगा इसमें। इसका ग्राफ बनवाया होगा तुम्हारे, इसका ग्राफ बनाया होगा तुमने। एक की जगह x मान के, एक की जगह y मान के। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को चेंज करने का। अब अगर जरा मैं इस 84 को यहाँ रख दूँ फ़ारेनहाइट की जगह, 9/5c + 32, 84 प्लस का 32 इधर आगे क्या हो जाएगा? मैथ्स वाले बच्चे सबको पता होगा। = 9/5c कितना बचा? 52। 5 मल्टीप्लाई में आएगा, 9 किस में आएगा? डिवाइड में, = सेल्सियस 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग। 9 5 = 45 भी तो चलेगा, × 5 = c। कितना आ गया? 25 पॉइंट समथिंग। हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता है। तो वो जो टेम्परेचर था वो किस में था? फ़ारेनहाइट में था। तो कंपनी को वो भी नहीं पता क्या? आई बात समझ में? सब जगह रूल बना रहे बेटा बच्चों को। बात ये इस वजह से आगे जाके सारी जनरेशन क्या होती जा रही? खराब होती जा रही। इसलिए अगली बार डॉक्टर के जाओगे तो ये कह रहे हैं ये वेट है कहाँ से? कह दिया ना, क्या हो गया? पैसे तो लेना ही है उसे, तो बस फिर अपनी फीस तो छोड़ने का नहीं। मैं अगर तुम बदतमीज भी साबित हो गए तो क्या हो गया? दवाई तो फिर भी देगा, पैसे ले रखते हैं, क्या हो गया? क्योंकि तो न्यूटन में होगा कि वेट है, क्या नहीं मास है? तो फिर मास है तो वेट क्यों नहीं बता रहे? आप तो कह रहे थे ना वेट है, वही गलत हो जाएगा। बस अगली बार तुझे बुला लेंगे। जो 15 दिन की दवाई देनी थी ना, वो 5 दिन में खत्म करेगा मामला। तो 1000 रुपये तो पापा के तेरे वैसे ही बचते। समझ में आई नहीं बात? बेटा प्लीज़ डस्टर ला दो मुझे।
प्लीज़ पिक आउट योर एनसीईआरटी साइंस बुक्स। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो जो स्कूल से मिली है उसको खोल लीजिए, बट फिजिक्स एनसीईआरटी फिजिक्स साइंस निकाल लीजिए प्लीज़। उधर बेटा यहाँ जाओ, कैमरे के सामने बुक ले आओ। अभी ये है अरे हाँ चैप्टर फुल हो जाए ग्रेविटी। उदय विल रीड द थिंग्स, ठीक है। आप लोग बंद कर दीजिए, बस एक बुक हो रहा है, उदय रीड करेगा, उसमें जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा और मेरे से पूछेंगे, ठीक है। जो मुझे लगेगा मुझे पहले बता देना चाहिए, मैं खुद बता दूंगा। यस उदय शुरू करो। An apple falling from a tree is a common sight in apple growing regions. Sometimes a thing that is very सिंपल सी बात है, common हम लोग यही देखते हैं कि अगर एप्पल उस पे लगा हुआ है पेड़ पे तो नीचे गिरेगा, ऊपर तो नहीं जाता। हाँ सर। is very common may spark a great idea in a great mind. It is said that a falling apple led Isaac Newton to realize that the earth attracts all objects आइजैक न्यूटन नहीं होता, इज़ाक न्यूटन होता। आइजैक न्यूटन नहीं होता, क्या होता? इज़ाक न्यूटन, ठीक है। हाँ towards its center. Newton generalized this idea and said that not only the earth बेटा एक तो आप लोग अपनी इंग्लिश थोड़ी ठीक करो, ठीक है। जनरलाइज न्यूटन का ये सो रहा था, न्यूटन के ऊपर एक एप्पल गिर गया, एप्पल जब गिर गया तो हाई में ऊपर एप्पल गिर गया, ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। तो वहाँ से खोज किसकी हुई? ग्रेविटी की। वहाँ से किसकी खोज हुई? ग्रेविटी की, ठीक है। कि कुछ ना कुछ तो ऐसा अर्थ के पास है जिस वजह से सारी चीज़ें अर्थ अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करती है, उल्टा नहीं जाती, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। किस पर आ जाते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि जितनी भी चीज़ें एक दूसरे के साथ अर्थ में हैं, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास था m1 और एक ऑब्जेक्ट और ले लिया, कोई भी चीज़ ले सकते हैं ऑब्जेक्ट, हम भी एक ऑब्जेक्ट हैं, हम भी अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। एक ऑब्जेक्ट और ले लिया जिसका मास क्या था? m2, ठीक है। और मान लिया कि इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था? r। कितना था? r। बेटा कुछ बुकों में ये d दिया हुआ है, कुछ में x दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अर्थ की अट्रैक्शन के हिसाब से अर्थ पर रखी हुई हर एक ऑब्जेक्ट उसके पास रखे हुए हर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स। नहीं सर मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता सर, ऐसे कैसे हो जाएगा? होता है क्यों नहीं होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक आयरन बॉल ये थी छोटी सी, आयरन बॉल मतलब लोहे की छोटी सी गिट्टी बॉल, जैसे उसमें होती है ना साइकिल की चेन में, है ना, चेन में हैंडल में भी होती होगी। एक आयरन बॉल ये थी, आयरन बॉल 1 और आयरन बॉल 2, ठीक जी। क्या ये दोनों आयरन की बॉल आपस में चिपक जाएंगी? क्या नहीं चिपक सकती। लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक मैग्नेट के ऊपर रख दूं तो क्या एक दूसरे से चिपक जाएंगी? चिपकेंगी, क्योंकि ये मैग्नेट इसमें भी क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेट इसमें भी क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिज्म। उस टाइम अगर मैग्नेट के ऊपर रखी हुई हो तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी, बड़े आराम से, बड़े आराम से। मानते हो ये बात? ठीक। तो ये जो ऑब्जेक्ट m1 है और ये जो ऑब्जेक्ट m2 है, ये दोनों किसके ऊपर रखे हुए हैं? अर्थ के ऊपर रखे हुए हैं, नहीं रखे हुए हैं। और अर्थ के पास क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। तो अर्थ इन दोनों के लिए काहे का काम कर रही? मैग्नेट का। तो क्या ये दोनों आपस में कोई फोर्स नहीं लगाने के? लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। सो वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इन दोनों के मास के मल्टीप्लाई के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच में जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा फोर्स उतना ही क्या होता चला जाएगा? कम, वीक।
मैग्नेट से कोई चीज़ मैं यहाँ से खींचना चाहूँ नहीं खींचेगी, लेकिन यहाँ से खींचना चाहूँ तो खींच जाएगी ना। किस वजह से? डिस्टेंस का भी तो मसला पड़ता है ना बीच में। तो इनके बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स उतना ही क्या होगा, कम, और इनका मास जितना ज़्यादा बढ़ेगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना तो क्या आता है, कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की जगह उसको लिखते हैं कैपिटल G। F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको नोट करो।